जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में हम बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सूत्र को देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और ख़ासकर पंकज सर का धन्यवाद जिन्होंने हमें सपोर्ट किया और जिनकी वजह से आप लोग हमारे चैनल पर आए। तो आज के वीडियो में आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं महत्वपूर्ण सूत्र को, एक एक करके हम इसे देखेंगे। तो चलिए पहले हम देखते हैं परिमेय संख्या। अब सबसे पहले प्रश्न उठता है कि ये परिमेय संख्या क्या होता है। तो आप सभी को याद होगा कि P/Q के रूप में जिसे हम लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या होता है, जहाँ पर Q नॉट इक्वल टू 0 और P तथा Q जो होगा क्या होगा, PQ पूर्णांक होंगे। तो आप कह सकते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और जहाँ पर Q नॉट इक्वल टू 0 तथा PQ पूर्णांक होंगे, ठीक है, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। उसके बाद है यूक्लिड विभाजन परिमेय का। तो ये क्या होता है, A इक्वल टू BQ प्लस R, A इक्वल टू BQ प्लस R। लेकिन आपने बचपन से पढ़ा होगा भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और जोड़ शेषफल, ठीक है। यही है, इसका नाम चेंज करके हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का डाल दिया। तो इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, इसमें भाज्य A होगा और भाजक को B बोलते हैं, भागफल को Q और शेषफल को R बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है LCM इंटू HCF। तो ये फार्मूला आपको शायद याद होगा तो बेहतर है, नहीं तो याद कर लीजिए। LCM और HCF का गुणांक जो होता है वो जिस संख्या का हम LCM और HCF निकाल रहे हैं ना, उनके गुणनफल के बराबर होता है। हम कह सकते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो इसे आप याद रखिएगा। उसके बाद है शांत परिमेय। तो कब आप कहेंगे कि परिमेय संख्या शांत है कि अशांत। मैं आपको कहता हूँ 7/10 कैसी परिमेय संख्या है, और नीचे वाला देखिए अशांत, तो मैं कहता हूँ 7/15। अब इसमें आप दोनों को बताना है कि 7/10 यदि शांत है तो क्यों शांत है, और 7/15 अशांत है तो क्यों अशांत है। तो इसके पीछे एक ही रीज़न है, जिस संख्या के हर, ठीक है, हर मतलब नीचे वाला 2 और गुने 5 के रूप का होगा, या तो सिर्फ 2 हो सकता है या सिर्फ 5 हो सकता है, ठीक है। दोनों में से या तो सिर्फ 2 होगा या तो सिर्फ 5 होगा, और नहीं तो 2 और 5 के रूप का होगा, तो वो संख्या शांत होगा, ठीक है। और अशांत में क्या है, 2 और 5 के अलावा यदि कोई भी संख्या इसमें बीच में आ जाता है ना, इंटरफेयर करता है, तो ये संख्या अशांत हो जाएगा। जैसे 7/15 है तो इसका हर 15 है, तो क्या लिखेंगे 3 गुने 5। अब हमने आपको कहा कि सिर्फ 5 हो तो शांत, सिर्फ 2 हो तो शांत, या 2 और 5 दोनों हो तो शांत होगा। लेकिन इसमें देखिए 3 है तो ये अशांत संख्या होगा। उसके बाद है गणितज्ञों का राजकुमार। तो गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो ये है कार्ल फ्रेडरिक गॉस, ठीक है, याद रखिएगा। कार्ल फ्रेडरिक गॉस को गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। उसके बाद है अगला द्विघात बहुपद का मूल रूप। आप सभी को मालूम होगा कि द्विघात बहुपद किस रूप का होता है, तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यही है मूल रूप द्विघात बहुपद का, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है शून्यकों का योगफल। अब बताइए शून्यक का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर तो -b/a। और यहाँ से देखिए ए बी आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि b जो होता है x का गुणांक और a जो होता है हमारा x² का गुणांक होता है। उसके बाद है शून्यकों का गुणनफल, ये क्या होता है, तो c/a, c/a। और c आपको मालूम है कि अचर पद, और a जो है x² का गुणांक। उसके बाद द्विघात बहुपद, यदि अल्फा प्लस बीटा आपको दिया रहेगा या 2 शून्यक दिया रहेगा और आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो उसके लिए आप मान लीजिए हमारे पास एक शून्यक 2 है और दूसरा शून्यक 5 है, तो हम पहले निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। 2 + 5 कितना होगा 7, और अल्फा इंटू बीटा 2 गुने 5 कितना होगा 10, और हमको क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। तो इसका सूत्र होता है x²
माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अब यहाँ से आप मान को पुट करेंगे, द्विघात बहुपद हमें प्राप्त हो जाएगा। वो कैसे, तो एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, तो 7 है, तो 7x, ठीक है, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 10 है, तो 10। इस तरह आप द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। अगला जो हमारा है ब्रज गुणन विधि है, का सूत्र होता है x बाई b1c2 माइनस b2c1, ठीक है, इक्वल टू y बाई c1a2 माइनस c2a1 इक्वल टू 1 बाई a1 b2 और माइनस a2 b1। ठीक है, इस सूत्र को आप याद रखिएगा तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप ये सारा जो a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये सब है तो कहाँ से प्राप्त करेंगे, तो आपके पास कोई दो समीकरण होगा। जैसे मैं बता देता हूँ, 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, तो इसमें पहला समीकरण हो गया। यहाँ पे एक और लिख देते हैं, 4x 6y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ये जो पहला समीकरण होगा ना और ये दूसरा होगा, तो पहले से a1 b1 c1 निकालिएगा, दूसरे से a2 b2 और c2 निकालिएगा। a1 कितना होगा, तो ये x का गुणांक, b1 जो होगा y का गुणांक होगा और c1 अचर पद। तो ये पहले समीकरण से आ जाएगा। दूसरे समीकरण से आप निकालिएगा a2 b2 और c2। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझने में कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण जो आपको आएंगे तो इसमें आपको a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 ऐसे करके आएगा। तो इसमें क्या होता है कि एक हल होंगे, एक ही हल होंगे। इसमें क्या होगा, एक हल होंगे। देखिए, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 आएंगे ना, तो इसके लिए आपको मात्र एक हल होंगे। उसके बाद है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। उससे पहले इसको समझ लीजिए कि एक हल कब होंगे, तो ये रेखा एक दूसरे को क्रॉस करेगा, तो इस स्थिति में मात्र एक हल होते हैं। ठीक है, तो a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, तब कितने हल होंगे, एक हल। उसके बाद है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तो इसके जो हल होंगे तो वो अनंत हल होंगे। ठीक है, अनंत हल होंगे और रेखा जो होगा संगत होगा। अब संगत क्या होगा, तो एक रेखा इस पर गया ना, तो ये दूसरा भी इसी पर जाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि ग्राफ में जो रेखाएं जितनी बार इस रेखा को काटेगा ना, तो उतना हल होगा। लेकिन यहाँ पे तो साथ में ही जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इनके अनंत हल है। ठीक है, तो इस तरह का इक्वेशन बनेगा तो अनंत हल होंगे। उसके बाद है कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होंगे, क्योंकि जब ये इक्वेशन बनेगा तो क्या होगा, देखिए रेखा एक यहाँ से जाएगा और इसके समांतर एक दूसरा रेखा यहाँ से भागेगा, तो ये कहीं पर मिलेगा ही नहीं, और जब नहीं मिलेगा तो इसका कोई हल नहीं होगा। उसके बाद है d इक्वल टू, अब देखिए विवेचक निकालना है, तो इसी में था द्विघात बहुपद में, हमें याद नहीं आया तो हमने नीचे नोट कर दिया। d इक्वल टू क्या होता है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इस सूत्र को आप याद रखिएगा। इसमें और कुछ सूत्र आते हैं, तो इनमें एक और सूत्र आता है, मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। इस चैप्टर को, दो चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। एक होता है d इक्वल टू 0, ठीक है, और एक होता है d बड़ा है 0 से, और एक होता है d जो है 0 से छोटा है। इसको कह सकते हैं 0, इसको कह सकते हैं धनात्मक, ठीक है, उसके बाद इसको कह सकते हैं ऋणात्मक। ठीक, तो जब d का मान 0 आएगा ना, d का मान जब 0 आएगा, और ये इसी में द्विघात बहुपद में, तो d का मान जब 0 आएगा तो आप कह सकते हैं कि मूल वास्तविक और समान होंगे। d का मान 0 आने के बाद मूल यदि d का मान यदि धनात्मक होगा, प्लस में आएगा 1 2 3 4 यानी प्लस वाला संख्या आएगा, तो हम कह सकते हैं कि मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। ठीक है, ऐसी स्थिति में असमान होंगे। और यदि d का मान 0 आता है,
जीरो से छोटा आता है, यानी ऋणात्मक आता है, -1 -2 यानी कुछ भी आता है माइनस में आता है, तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि मूल जो होगा ना अवास्तविक और कोई मूल होगा ही नहीं, या मूल नहीं होगा तो अवास्तविक वास्तविक के चक्कर में हमें जाना ही नहीं है। तो इस तरह आप पूरे सूत्र को याद रखिएगा तो आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर कर सकते हैं। यदि आपने इसके नोट नहीं किया है तो आप एक बार ज़रूर नोट कर लें, ये आपके लिए हेल्पफुल है। और आप सभी हमें सपोर्ट करें, मैं आपके लिए इसी तरह के तमाम वीडियो बना के लाऊंगा और आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर करेंगे।